Hello students, today we are going to learn about types of heats or enthalpies of reactions. थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास बहुत सारी एंथैल्पीज़ हैं पढ़ने के लिए, तो ये जो एंथैल्पी वाले टॉपिक है मैं वन बाय वन हर एक एंथैल्पी को डिटेल में कवर करने जा रही हूँ. एंथैल्पी जितने भी रिएक्शंस है उसकी आपको मतलब कंसेप्चुअली समझ में आनी चाहिए. आपके कंसेप्ट क्लियर है ना हर एक चीज़ में, तो कोई भी एमसीक्यू में कोई दम नहीं है. तो थर्मोडायनामिक्स में एक आध क्वेश्चन एंथैल्पी के रिगार्डिंग 100% आने वाला है. तो ये सारी एंथैल्पीज उसके साथ हम उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज वो सब कवर करने वाले हैं. यहाँ पे आज शुरू करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. जैसे ही हम कंबशन वर्ड बोलते हैं तो हमारे मन में तरत वो इमोशन आ जाता है कि कंबशन मीन्स व्हाट. तो कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, तो उस टाइम दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है. तो कंबशन में ऑलवेज हीट रिलीज ही होता है और दैट रिलीज्ड हीट इज कॉल्ड कंबशन एंथैल्पी. अगर डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस एज द हीट चेंज when 1 mole of substance is completely burnt or completely oxidized in oxygen, not ozone. तो completely burnt in oxygen और completely oxidized in oxygen, और उस टाइम जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम कंबशन हीट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, सिंबल क्या रहेगा उसका, तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच और कंबशन का छोटा वाला सी. यहाँ पे मेरे पास मीथेन गैस है, CH4 गैस. CH4 गैस का रिएक्शन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ होगा, तो मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस, और कंबशन एंथैल्पी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए इसका साइन माइनस होता है. तो माइनस 890.4 किलो जूल पर मोल. तो ये रिएक्शन यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी 890.4 किलो जूल पर मोल है. इसको हम कंबशन एंथैल्पी बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली 1 मोल मीथेन के लिए है, और 1 मोल मीथेन का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ होके CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है. द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज must be clearly understood. For example, यहाँ पे completely क्यों समझना जरूरी है, तो because कि कार्बन may be oxidized to कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, and the heats evolve in 2 cases are different here. See, कार्बन सॉलिड अगर आपने ले लिया, हाफ O2 गैस के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है, अगर कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे कितना हीट रिलीज होगा, माइनस, मतलब रिलीज होता है ना, मैं ऐसा प्लस करके यहाँ पे लिख सकती हूँ 110.2
5 किलो जूल पर मोल। अगर मेरे पास कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस है और जो कंपाउंड मिलने वाला है मुझे CO2 गैस, तो उसकी जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे अगर मुझे डेल्टा H ऐसे लिखना है तो मैं -110.5 किलो जूल ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो CO प्रोड्यूस हो गया, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है, ये कंप्लीट कंबशन नहीं है, और ये वाला हमारा कंप्लीट कंबशन है। तो आफ्टर कंप्लीट कंबशन एक्सेस हीट रिलीज होता है, यहाँ पे कम हीट रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम कंबशन एंथैल्पी नहीं बोल सकते। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो ही कंबशन एंथैल्पी वर्ड आता है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोई बोल दे आपको, तो स्टैंडर्ड क्या होगा? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट ये नोट डालना पड़ेगा हमको। तो अगर कहीं पे भी ये सुपरस्क्रिप्ट लगा है तो इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग ये होता है कि जो रिएक्टेंट है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड स्टेट हम पढ़ चुके हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल स्टेट में अवेलेबल होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट, मीथेन गैस स्टैंडर्ड स्टेट, CO2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट। तो हर एक जो प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट होगा वो सारे अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, यहाँ पे H2O लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे H2O लिक्विड में आता है। तो अगर ये लिक्विड है, ये गैस है, सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, उस टाइम प्रेशर 1 बार मैनेज किया होता है और टेम्परेचर 298 केल्विन को मैनेज कर लिया, तो हर एक चीज़ यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हो गई। तो दैट ड्यूरेशन के अंदर जो भी हीट रिलीज होगा उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। हर एक चीज़ वहाँ पे अगर स्टैंडर्ड है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी के बारे में और एक चीज़ हमको पढ़नी है ऐसे ही रूटीन के लिए, कि कंबशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। जैसे आप फूड खाते हो तो आपने ग्लूकोज खाया, कुछ भी आपने खा लिया, वॉट एवर यू ईट, तो इट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा, तो आप ऑक्सीजन वैसे भी ले रहे हो एटमॉस्फेयर से, तो आपकी बॉडी में भी ग्लूकोज का कंबशन होगा। आपकी बॉडी भी CO2 प्रोड्यूस करेगी जो आप बाहर निकाल देते हो। बॉडी में भी H2O प्रोड्यूस होता है, उसको भी आप फेंक देते हो, और वो ग्लूकोज के कंबशन से आपको एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे -2840.0 किलो जूल पर मोल जितना एनर्जी ये ग्लूकोज के कंबशन से आपको मिलता है। मतलब 1 मोल ग्लूकोज का कंबशन आपकी बॉडी में होता है तो आपको इतने किलो जूल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे हम कंबशन ऑफ फूड भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? कंबशन ऑफ फूड। तो हर एक फूड अपनी बॉडी में उसका कंबशन होता है, और हमको जो हीट मिलती है या एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो जितने भी फूड आप खाते हो, जैसे आप घी खाते हो तो किलो जूल पर मोल आपको 37.6 जितना एनर्जी मिलता है। फिर मिल्क अगर आप पीते हो तो आपको पर मोल 3.2 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। हनी से आपको 13.3। राइस खाओगे आप तो पर मोल आपको 14.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलेगा। तो ये जो भी फूड आप खाते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन होता है, और आपको CO2 और H2O तो मिलता है, बट आपके साथ साथ उसके साथ साथ जो कंबशन हीट प्रोड्यूस होती है वो आपकी कैलोरिक वैल्यू है। तो आपको फूड के और वो जो कैलोरिक वैल्यू है ना फूड की, वो 1 ग्राम पर ग्राम होती है। मैंने जैसे राइस की आपको बताई अभी कि आप राइस खाते हो तो आपको 14.5 किलो जूल बट पर ग्राम। तो 1 ग्राम राइस से, 1 मोल राइस से नहीं,
1 ग्राम राइस से आपको कितना किलो जूल हीट मिलता है? 14.5। तो फूड जो होता है उसकी कैलोरिक वैल्यू पर मोल नहीं निकलती, पर ग्राम निकलती है। तो हर एक फूड अपनी बॉडी में कंबशन होता है और हमको हीट भी मिलता है। तो ये हो गए कंबशन रिएक्शंस। अब दूसरी एंथैल्पी हम पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंबशन अभी उसके एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक कंबशन का मतलब नहीं पता है, रिएक्शन देख के आपको पता चल जाता है कि ये कंबशन है। कैसे? तो अगर आपको कोई पूछता है कि सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ, तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया? कंबशन हो गया। तो यहाँ पे आपको कंबशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन एंथैल्पी X है, तो CO2 की कार्बन की कंबशन एंथैल्पी इतनी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी है, वैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हैं। तो कंबशन रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का कंबशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये C+O2 CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन रिएक्शन क्या होगा? तो CO + ½ O2 गिव्स CO2। तो ये रिएक्शन आप लिख पाओगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आगे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाले हैं, पर थियरी पोर्शन अपना ख़त्म हो जाए फिर मैं सारे ऐसे ट्विस्टेड MCQ आपको करवाने वाली हूँ। तो वीडियोस आप ज़रूर देखते रहना, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। अरे कभी कभी कमेंट तो भेजो यार कि मैडम आपके वीडियो अच्छे हैं, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। पूरे वीडियो देख लेते हो लेकिन एक कमेंट तक नहीं लिखते हो, कितने चिंगूस मारवाड़ी हो आप लोग। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वर्ड से क्या पता चलता है? तो कोई चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, कुछ भी हो सकता है। मे बी कभी हीट इवॉल्व भी हो सकता है, मे बी कभी हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिलीज भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। दैट इज लिखा हुआ है हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड from its elemental under given condition of temperature and pressure। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ओ समझ में आ गया, नहीं, इसके सारे कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनो। तो व्हाट इज फॉर्मेशन एक्चुअली? तो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके एलिमेंट से ही होगा तो ही वो फॉर्मेशन एंथैल्पी है। तो एलिमेंट्री फॉर्म से अगर देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है तो C सॉलिड प्लस O2 गैस, CO2 गैस, यहाँ पे कंबशन भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन फॉर्मेशन भी हुआ है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड नाम के कंपाउंड का। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा, कंबशन हीट, उसको हम फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन मार्क है। तो कि यस, ये कंबशन रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन भी हुआ। लेकिन इसको फॉर्मेशन एंथैल्पी कब बोल सकते हैं? कि यहाँ पे जो C सॉलिड है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और C के लिए स्टैंडर्ड स्टेट C ग्रेफाइट है। यहाँ पे अगर C डायमंड लिख दिया तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट डायमंड नहीं है, तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इट्स एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे वो कंपाउंड अपने एलिमेंट से ही प्रोड्यूस होगा तो ही वो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, वरना नहीं है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, फॉर्मेशन एंथैल्पी और कंबशन एंथैल्पी दोनों सेम हो जाएगी, -393.5 किलो जूल पर मोल। तो हियर इट इज कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, that is equal to formation enthalpy of carbon dioxide
दोनों सेम है। यहाँ पे कंबशन CO2 का नहीं है, कंबशन कार्बन का है और फॉर्मेशन एंथैल्पी CO2 की है और वो दोनों -393.5 किलो जूल पर मोल है। चलो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन हमको करना है, जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल CH3OH। तो इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो इसका फॉर्मेशन इक्वेशन आपको खुद बनाना पड़े कि इसमें कितने एलिमेंट है वो सोचो। तो इसमें एक एलिमेंट कार्बन है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट आपको लिखना पड़े कार्बन ग्रेफाइट। फिर उसमें क्या है तो हाइड्रोजन, तो 2 मोल ऑफ H2 गैस, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट। देन हाफ O2 गैस। तो ये सारे एलिमेंट्री फॉर्म है, तो इसीलिए ये अपने एलिमेंट्री फॉर्म से, मतलब एलिमेंट फॉर्म से ये प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे जो चेंज इन हीट है उसको हम फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल बोल सकते हैं। फॉर्मेशन एंथैल्पी का सिंबल यहाँ पे F लिखना होता है और मिथेनॉल CH3OH और उसका जो भी स्टैंडर्ड स्टेट मिथेनॉल का लिक्विड है ना मिथेनॉल, तो यहाँ पे L, तो ऐसे करके उसकी एंथैल्पी लिखनी पड़ती है हमको। तो मिथेनॉल उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इसमें ये वाली एंथैल्पी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको नोट करने हैं वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख दो कि IMP पॉइंट्स यहाँ पे क्या है जो याद रखने हैं। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है अपने एलिमेंट से, तो उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है जो याद रखना है कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो कब वो स्टैंडर्ड, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। क्यों, कब और कौन से रिएक्शन के लिए, तो मैं वो पॉइंट लिख रही हूँ कि 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O लिक्विड। अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी -571.6 किलो जूल यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड की चेंज इन हीट आपको यहाँ पे मिली है, रिएक्शन हीट इसको बोलना चाहिए हमको। तो हीट ऑफ रिएक्शन इतना है, तो ये इसको क्यों हम फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं बोल सकते, तो इसलिए कि हमेशा फॉर्मेशन एंथैल्पी 1 मोल कंपाउंड के लिए होती है। यहाँ पे कितने मोल प्रोड्यूस हो गए, 2 मोल। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O लिक्विड स्टैंडर्ड, तो वो कितनी होगी, तो -571.6 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो इट इज़ -285.5 किलो जूल पर मोल। तो इतना एंथैल्पी ये इसका होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब कि दिस इज अवर फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो ये हमेशा पर मोल में एक्सप्रेस करनी होगी। यहाँ पे 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑलवेज 1 मोल के लिए ही लेना होता है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास एक रिएक्शन है CaO सॉलिड, फिर उसका रिएक्शन होता है CO2 गैस के साथ, आपको मिल रहा है यहाँ पे CaCO3 सॉलिड। यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी है वो -178.3 किलो जूल जितना है। तो क्या हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को? तो आप बोलोगे कि हाँ, CaCO3 का फॉर्मेशन तो हुआ। तो यहाँ पे CaCO3 का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ये तो कंपाउंड है।
तो उसके कंपाउंड से हुआ, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन इस मेथड से हो सकता है, लेकिन इसके एलिमेंट्री फॉर्म से नहीं हुआ है। तो ये वाली एनर्जी को हम फॉर्मेशन एंथैल्पी कभी नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी क्या? तो इसके लिए इसका रियल इक्वेशन, कैल्शियम सॉलिड इसका एलिमेंट है, कार्बन ग्रेफाइट ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, 3/2 O2 गैस लेना पड़ेगा और तब जाके CaCO3 सॉलिड मिलता है। तो यहाँ पे जो हीट चेंज है, रिएक्शन हीट, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। व्हाई इट इज? तो बिकॉज के ये इसके स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फॉर्म से प्रोड्यूस हो गया। समझ रहे हो ना बच्चे लोग? तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से ही प्रोड्यूस होना चाहिए, कोई कंपाउंड से प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तो ही वो, जैसे CO2 है तो CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो CO2 गैस बन जाएगा ना, और C प्लस O2 गिव CO2, तो इन दोनों में फॉर्मेशन एंथैल्पी कौन सी है? तो ये वाली। इसको फॉर्मेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें CO है, तो ये कंपाउंड नहीं चलेगा, ये इसके एलिमेंट्री फॉर्म है। तो यहाँ पे मोस्ट टाइम की चीज़ें ये है कि हमेशा एलिमेंट्री फॉर्म में ही होना चाहिए, नहीं है तो नहीं चलेगा। अब कंबशन एंथैल्पी, मज़ेदार क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी कभी ऐसा होता है, इन मैनी केसेस द हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। तो जैसे मीथेन है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे लाने का? सपोज CH4, तो C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस, और हमको बनाना पड़ेगा CH4 गैस। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, तो ऐसे एलिमेंट्री फॉर्म से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। तो फिर उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे हम? तो कोई बात नहीं, अदर एंथैल्पी को यूज करके हम फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समझो आप कि थोड़ी देर पहले हम एक इक्वेशन पढ़े थे। तो कंबशन एंथैल्पी में एक इक्वेशन पढ़ा था हमने CO2 गैस वाला, मीथेन गैस वाला, कि भाई मीथेन गैस है CH4 गैस, इसका कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन, तो हमको मिलेगा CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, ठीक है, और लिक्विड व्हाटएवर। तो यहाँ पे कंबशन एंथैल्पी, बट स्टैंडर्ड है तो लिक्विड ही होगा, तो -890.4 किलो जूल पर मोल। अभी हमारे पास ये इक्वेशन में मीथेन का कंबशन एंथैल्पी है, तो कंबशन एंथैल्पी से हम फॉर्मेशन एंथैल्पी पे जा सकते हैं। तो कैसे? तो कि यहाँ पे ये वाला रिएक्शन लिटरली कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है कंपाउंड का, तो ये कंबशन है। तो ये रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी वो क्या होती है, या कंबशन एंथैल्पी, तो हम पढ़ चुके हैं कि समेशन of formation enthalpy of product minus summation of formation enthalpy of reactant। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आप यूज करो, तो क्या लिखोगे कि भाई प्रोडक्ट, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, प्लस 2 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर लिक्विड माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन गैस
प्लस 2 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे इसकी कंबशन एंथैल्पी कितनी है, तो -890.4, तो टोटल रिएक्शन एंथैल्पी ये वाला है। अब फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2, आज हमने ये सारे इक्वेशन पढ़े हैं कहीं ना कहीं, तो फॉर्मेशन है CO2 का कितना, तो -393.5 है। 2 इंटू ब्रैकेट, वाटर का भी फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कोई इक्वेशन में, तो वाटर की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी थी -285.5 जूल, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन, वो हमको निकालना है, एक सपोज कर लूँ मैं, और ऑक्सीजन ये तो एलिमेंट है, और फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एनी स्टैंडर्ड एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज 0, तो ये स्टैंडर्ड एलिमेंट है तो उसकी हो जाएगी 0, तो आपको x मिल जाएगा। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो कि ये दिस प्लस दिस माइनस दिस, मतलब वॉट एवर जो आता है, तो उसके हिसाब से आपको मीथेन का जो कंबशन एंथैल्पी है, सॉरी मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी है, वो आपको मिल सकता है। मे बी इट इज़ -74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इतना किलो जूल पर मोल इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी मिल जाएगा। मतलब कि आपके पास जो फॉर्मेशन एंथैल्पी सीधा सीधा नहीं मिलता है कोई कंपाउंड का, तो अदर एंथैल्पीज के रिएक्शन से भी हम फॉर्मेशन एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसे 3-4 सम्स है, तो इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इसके सम्स करेंगे सॉल्व, फिर बाद में जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी में।